सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आखिरी कुछ 7-8 अशरों में चाइना एक डायनामिक तब्दीली से गुजरा है। एक एग्रीकल्चर सोसाइटी से इकोनॉमिक पावर हाउस तक का सफर चाइना ने इंतहाई तेज रफ्तारी से तय किया है। चाइनीज सिविलाइजेशन तकरीबन 5-6 हज़ार साल पुरानी है, जिसे येलो रिवर सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस के हिसाब से, तारीखदानों के हिसाब से शाह डायनेस्टी के लोग तकरीबन 2000 कबल मसीह में यहाँ आबाद हुए और फिर मुख्तलिफ डायनेस्टीज इस एरिया पर हुकूमत करती रहीं। शाह डायनेस्टी के बाद शैंग डायनेस्टी आए, फिर जो डायनेस्टी चाइना के इन इलाकों पे हुक्मरान रहे। मौजूदा चाइना का असल नाम चिंग डायनेस्टी से रिलेट करता है, जो 221 से 207 कबल मसीह तक हुक्मरान रहे और पूरे चाइना को मुत्तहिद किया। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि एंशिएंट चाइना और मौजूदा चाइना में फ़र्क है, बल्कि 1955 तक ये फ़र्क बरकरार रहा। मतलब पुराना चाइना 2 रिवर्स वांगहू और यांगजी रिवर के साथ ही आबाद था, जो चाइना की मशरकी साइड बनती है। सेंट्रल चाइना और तिब्बत प्लेटियो को चाइना ने 1950 की दहाई में अपने साथ अनेक्स किया और अपना रकबा मजीद वसी किया। इसीलिए आप नक्शे पे नोट करें तो 90% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन इस लाइन के मशरक में आबाद है। इस लाइन को हू लाइन भी कहते हैं। चाइना के तमाम बड़े शहर बीजिंग, शंघाई, शेंजन, ग्वांगजू मशरकी साइड पे ही आबाद हैं। दोस्तों, जब 17वीं सदी में यूरोप का राइज शुरू हुआ तो दुनिया पे 2 बड़ी इकोनॉमीज की इजारादारी थी, एक चाइना और दूसरा बड़े सगीर पाको हिंद। यूरोप में ब्रिटिशर्स ने पाको हिंद को तो कॉलोनाइज किया, पर चाइना के मामले में रिस्ट्रेंट रखा। सिर्फ 1-2 आइलैंड हांगकांग और मकाओ को ही कैप्चर कर सके। इसकी वजह थी चाइनीज रेजिस्टेंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। यूरोपियंस हमेशा से ही चाइना को एक एडवांस सिविलाइजेशन समझते थे। अपना रिच कल्चर प्लस चाइनीज पूरी एक कौम की सूरत में रेजिस्ट करते थे, डिवीजन नहीं थी। जबकि इसके बरअक्स बड़े सगीर पाको हिंद में हर तरह की लसानी और मजहबी तकसीम मौजूद थी, जिसका फिर अल्टीमेट नुकसान यहाँ की आवाम को भुगतना पड़ा। जबकि चाइना में भी ब्रिटिशर्स ने ओपियम यानी अफीम के जरिए तबाही मचाई, लेकिन कभी चाइना को इन्वेड नहीं कर सके। चाइना का कुछ हिस्सा वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने कैप्चर किया, जिसे साइनो जापानीज वॉर्स भी कहते हैं। मौजूदा चाइना एक सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज एम्पायर की हार के बाद 1949 में वजूद में आया, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग लीड कर रहे थे। जबकि जापानीज इन्वेजन से पहले नेशनल पार्टी ऑफ चाइना पावर में थी, जिसने 1000 साल से चलती आ रही डायनेस्टिक पावर्स का रूल चाइना से खत्म किया। 1911 में लास्ट चाइनीज रूलर थे चिंग डायनेस्टी के पुई। ये वो वाली चिन नहीं है जिसका हम ऊपर जिक्र करके आए हैं, ये एक सेपरेट चिंग डायनेस्टी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई और नेशनल पार्टी ऑफ चाइना ने वहां से जलावतनी इख्तियार करके साथ में ताइवान जजीरे में अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली। और यहाँ से दोस्तों सफ़र शुरू होता है मॉडर्न चाइना का। 1949 से आज 2024 तक चाइना एक माशी मिरेकल साबित हुआ है, लेकिन ये आसान भी नहीं था। इसमें करोड़ों चाइनीज लोगों का कत्ल किया गया, भुखमरी, हंगर, अफीम से चाइना नबर आजमान रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आगे चलने से पहले दोस्तों ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हैं बड़ी मेहरबानी आपकी। 1949 के बाद वाले अशरों को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें पहला माओ जेडोंग का चाइना 1949 से 1978 तक, और फिर डेंग शियाओपिंग का मॉडर्न चाइना। माओ जेडोंग या चेयरमैन माओ ने चाइना की आज़ादी के बाद कम्युनिज्म के निज़ाम को अपनाया, क्योंकि उनकी पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही कहलाती थी और माओ के नज़रियात भी कम्युनिस्ट ही थे। माओ के 2 बड़े इनिशिएटिव्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन, जो चाइना के लिए डिजास्टर साबित हुए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना को ज़रई यानी एग्रीकल्चर सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट करना था, जिसके लिए माओ ने पहले बड़ा कदम लैंड रिफॉर्म्स की शक्ल में उठाया। लेकिन लैंड को गरीब तबकों में तकसीम करके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने की बजाय तमाम लैंड को सरकारी तहवील में ले लिया गया और किसानों को सरकार के लिए काम करवाया गया, क्योंकि कम्युनिज्म के नज़रियात के तहत एवरीथिंग बिलोंग टू गवर्नमेंट, मतलब हर चीज़ सरकार की ही मलकियत है। जिसका नुकसान ये हुआ कि किसानों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, मोटिवेशन ख़त्म हो गई। अब किसान नई फसल और नए मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर को अपनाने से पीछे हट गए, जिससे फूड की प्रोडक्शन भी 20% तक गिर गई। और चाइना को 1959 और 1961 में बहुत बड़े कहर का सामना करना पड़ गया। माओ ने एग्रीकल्चर के साथ साथ स्टील प्रोडक्शन पे फोकस भी किया। लोगों को इस बात पे कायल किया गया कि वो अपने अपने घरों में छोटी छोटी स्टील की भट्टियां लगाएं और स्टील बना के सरकार को दें।
लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम आई कि लोग जो स्टील बना रहे थे वो इतना लो क्वालिटी का था कि कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था। जाहिर है लोगों के पास कोई जदीद टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसलिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक फेल मंसूबा साबित हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद माओ ने कल्चर रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव लिया, जो एक सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जिसके जरिए माओ अपना खोया हुआ कंट्रोल हासिल करना चाहता था, लोगों को अपने कल्चर के नाम पे बहका के असल इशू से तवज्जो हटाना। और उस वक्त मतलब इसका सोल सिर्फ अपने मुखालफिन को कत्ल करवाना ही था। इस रेवोल्यूशन के तहत 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को कत्ल किया गया। 1976 में माओ की डेथ तक ये रेवोल्यूशन चलता रहा। डेंग शियोपिंग जैसे लोग माओ की मुखालफत करते रहे, जिसका एक फायदा ये हुआ कि 70 की दहाई में माओ को अपनी पॉलिसीज में थोड़ा बदलाव करना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान के जरिए चाइना ने इंटरनेशनल सोसाइटी से ताल्लुकात बहाल किए। हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के वजीर खारजा थे, पाकिस्तान की मदद से उन्होंने चाइना का दौरा किया। फिर 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने चाइना का पहला ऑफिशियल दौरा किया, जिससे वेस्टर्न मुल्कों के साथ चाइना के ताल्लुकात उस्तवार हुए। माओ के इन खूनखार इकदाम के बावजूद एक काम जो माओ ने अच्छा किया, जिसकी वजह से ही मॉडर्न चाइना का ये चेहरा वजूद में आया, वो था एजुकेशन की रसाई। हर इंसान को स्किलफुल यानी हुनरमंद बनाना, एजुकेशन फराहम करना और बिला तफरीक इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का खास ख्याल रखा गया। खवातीन को बिला तफरीक एजुकेशन और काम करने की तरफ माइल किया गया। 1976 में माओ जेडंग के मरने के बाद डेंग शियोपिंग चाइना के नए हुक्मरान बने, जो कि माओ से बिल्कुल ही मुख्तलिफ सोच के हामिल इंसान थे। डेंग शियोपिंग ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अपनाया, जिसमें चाइना को एक क्लोज्ड इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया। मतलब सरकारी कंट्रोल को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, बाहर की कंपनीज को चाइना में बिजनेस करने का मौका फराहम किया गया। बाहर की कंपनीज ने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। चाइना ने उस वक्त अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब यंग आबादी, यंग पॉपुलेशन का भरपूर फायदा उठाया। और ये वो कैसे कर सका? सिर्फ एजुकेशन की बदौलत। असल में डेंग शियोपिंग ने लोगों को बताया कि भाई तुम लोग गरीब हो और गरीब की दुनिया में कोई जगह नहीं, चाहे जितना मर्जी 5000 साल पुराने कल्चर पर फख्र करते रहो। डेंग शियोपिंग ने ज़मीनों को दोबारा किसानों के कंट्रोल में दिया, जिसकी वजह से किसानों ने नई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए काश्तकारी की और फूड सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा किया। दरअसल ये भी एक फुल ओनरशिप सिस्टम नहीं था, मतलब ज़मीन की मलकियत गवर्नमेंट की ही थी, लेकिन किसान उसे लॉन्ग टर्म लीज पे ले के काश्तकारी कर सकते थे और एक मुनासिब हिस्सा सरकार को बेचने के बाद फसल ओपन मार्केट में सेल करते, जिसका अच्छा खासा मुनाफा होता और किसान मजीद खुशहाल हो। सनती तरक्की के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉय ओनरशिप मॉडल मुतारिफ करवाया, जिसमें फैक्ट्रीज की मलकियत में सरकार का हिस्सा कम करके फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स और बाकी एम्प्लॉयज़ को हिस्सेदारी दी गई, जिससे एम्प्लॉयज़ की इनकम में इजाफा हुआ। इनकम में इजाफा मतलब ज़्यादा स्पेंडिंग मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, और ऐसे ही इकोनॉमी का साइकिल चलता रहा और इकोनॉमी फैलती रही। इसके साथ साथ टाउनशिप और विलेज एंटरप्राइजेस का क्या अमल में लाया गया, जिसमें छोटे बिजनेसेस को उनके अपने इलाके में फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज 10 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज़ लोग इससे पैदा हुई जॉब्स के साथ मुंसलिक हैं और ये जीडीपी में 20% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है चाइनीज़ जीडीपी में। चाइना ने इन सारी चीज़ों को पॉसिबल करने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत स्पेंडिंग्स की, रोड्स, रेलवेज, एयर रूट्स। चाइना ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ शहरों को आपस में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ मुंसलिक किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जिसमें टैक्स इंसेंटिव और स्किल्ड लेबर की फराहमी यकीनी बनाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया। मसलन आप चाइना के 3 गॉर्जियस डैम को ही देखें, 22,000 मेगावाट बिजली तो ये अकेला एक डैम प्रोड्यूस करता है। 2010 में चाइना की टोटल हाई स्पीड रेलवे की लेंथ सिर्फ 10,000 किलोमीटर थी। हाई स्पीड मतलब बुलेट ट्रेन्स, जो आज 61,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा रोड, सी रूट्स का ऐसा नेटवर्क डेवलप किया गया जिसमें माल की तेज़ रफ्तार, तरसील और टाइम की बचत पे खास फोकस रखा गया। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बेशक चाइना ने इकोनॉमिक तरक्की महज चंद अशरों के दौरान ही की, लेकिन इससे पहले भी पूरी एक इंडस्ट्री की बेस चाइना में मौजूद थी, जिसको फिर थोड़ा सा शेप अप करके चाइना आज सुपर पावर की दौड़ में शामिल हो गया। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना 2050-55 में अमेरिका को बीट कर देगा और 2075 तक इसकी इकोनॉमी का हुजम $55 ट्रिलियन तक चला जाएगा, जो अब $20 ट्रिलियन है। चाइनीज कौम के फोकस और मेहनत पे दाद बनती है, क्योंकि अगर आप साइनो जापानीज वॉर्स और ओपियम वॉर्स की हौलनाकियों के बारे में पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि चाइनीज किस ज़ुल्म से गुजरे हैं। आज चाइना का लिटरेसी रेट 95% से ज़्यादा है
और पॉवर्टी मतलब गरीबी जो कभी 60-70 की दहाई में 70% होती थी, आज महज 1% है। इस तरक्की और चाइनीज इनिशिएटिव से बहुत से तरक्की पजीर मुल्क सीख सकते हैं। और एक चीज इसके बारे में मैं बताता चलूं, चाइना अपनी आज़ादी से लेकर अब तक किसी बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं हुआ, मां सिवाय 1962 की इंडिया चाइना वॉर के। ऐसा नहीं कि चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है, इंडिया, रशिया, जापान, ताइवान सबके साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन चाइना की हमेशा पहली प्रेफरेंस इकोनॉमी ही रही है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और भाई इसमें कंजूसी ना किया करें प्लीज, और प्लस कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें यार। अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।